जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देख करके जाना। इसमें हमने वही 25 प्रश्न शामिल किए हैं जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है। एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है और अंत में कमेंट करके बताना है कि 25 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न हमने लिया है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। आपको बताना है कौन सा अक्षर है जो पुल्लिंग नहीं है, यानी कि स्त्रीलिंग है। बड़ा आ दिया हुआ है, जा है, और बड़ी है या फिर टा है। तो आपको इनमें से बताना है। तो बात कर लें स्त्रीलिंग, वर्णमाला में स्त्रीलिंग तो छोटी जो होता है, छोटी और बड़ी और ऋण जिसको आप बोलते, ये जो होता है ये स्त्रीलिंग दिया हुआ था। तो आपके ऑप्शन में बड़ी ई दिया हुआ है, ये क्या है? तो ये स्त्रीलिंग है। बाकी दीर्घ आ जो है, जा है और टा है, ये पुल्लिंग है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो आपको सही करना होगा, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संचारी भावों की संख्या कितनी है? 40, 35, 33 या फिर 30। तो कई बार आपको हमने बताया संचारी भावों की जो संख्या है ये 33 है। कितनी? तो 33 है संचारी भावों की संख्या। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आयात किस शब्द का विपरार्थक है? आपको बताना है आयात किस शब्द का विलोम शब्द है या विपरार्थक है? निर्यात, आयत, आगमन या फिर निगमन। तो आयात किस शब्द का विपरार्थक हो जाएगा? तो निर्यात का जो विपरार्थक है ये आयात है। तो निर्यात इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयात किस शब्द का विपरार्थक है? तो निर्यात का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक वचन में ही प्रयुक्त होने वाला शब्द बताइए। आपको बताना है कौन सा शब्द है जो एक वचन में ही प्रयुक्त होता है? छात्र, भाई, क्रोध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक वचन में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द हो जाएगा ये क्रोध हो जाएगा। क्या? तो क्रोध हो जाएगा। ये एक वचन में ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जबकि छात्र का क्या हो जाएगा? छात्राएं हो जाएगा। और भाई का क्या हो जाएगा? भाइयों हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, इस प्रकार आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट, घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपको बताना है घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अनल, वात, उरग या फिर आलय। तो बात करें घर का जो पर्यायवाची शब्द होता है, आप लोग राइट आंसर कमेंट करके बताएं क्या हो जाएगा? तो आलय। क्या? तो आलय जो हो ये घर का पर्यायवाची शब्द है। आलय की बात करें तो घर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा? मिट्टी, गलीचा, बंदर या फिर यह सभी। तो बात कर लें मिट्टी और बंदर है, ये विदेशी शब्द नहीं होगा, बंदर और मिट्टी। लेकिन यहां पर जो दिया हुआ है विदेशी शब्द ये गलीचा हो जाएगा। क्या? तो गलीचा हो जाएगा। आपसे पूछा जाए किस भाषा का है, तो गलीचा जो है ये अरबी भाषा का है। किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। आप लोग कुछ शब्द जरूर देख करके जाना, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, हर बार पूछा जाता है, फिर पूछा जाएगा तो आपको सही करना होगा, इसलिए जरूर देख लेना। नेक्स्ट, भुजा का बहुवचन बताइए। भुजा का बहुवचन बताइए। भुज, बहुभुज, भुजा, भुजा या फिर भुजाएं। तो भुजा का जब आप बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? भुजाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो भुजाएं हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? तो जब आप भुजा का बहुवचन बनाएंगे तो भुजाएं हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने भी किया राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके वधु का बहुवचन बताना किसका? तो वधु का बहुवचन आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। हम देखेंगे कौन कौन किस किसने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 29 दिसंबर, 27 फरवरी या फिर 14 सितंबर। तो बात कर ले हिंदी दिवस, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विश्व हिंदी दिवस, क्या विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि हिंदी दिवस अगर केवल आपसे पूछा जाए तो 14 सितंबर को। कब? तो 14 सितंबर को। नेक्स्ट, यह काम अपने आप ही हो गया। इस वाक्य में आप शब्द क्या है? तो कई बार हमने बताया आप निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह काम अपने आप ही हो गया, आप किस में जाता है? तो आप जो होता है ये निजवाचक सर्वनाम में होता है। आप क्या होता है? तो आप किस में जाता है? तो निजवाचक सर्वनाम में। किस में? तो निजवाचक सर्वनाम। यह काम
अपने आप ही हो गया। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। आपसे पूछा जाए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कितने? तो 6 भेद होते हैं। 4 आपके सामने दिया हुआ है, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 2 आपको कमेंट करके बताना है कि 2 और कौन से सर्वनाम होते हैं। बात कर लें संबंधवाचक सर्वनाम की, तो जो सो, क्या? तो जो सो जब आपको मिल जाए। निश्चयवाचक सर्वनाम यह हो जाएगा, और अनिश्चयवाचक कोई कुछ, तो ध्यान रखना है। पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रायः छंद के कितने चरण होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो प्रायः छंद के कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। कितने? तो 4 चरण होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? बोली, राष्ट्रभाषा, राजभाषा या फिर साहित्य? तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग जरूर लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको बहुत कम समय में आपकी तैयारी जो है, प्रश्न वही होंगे जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। जितना भी प्रैक्टिस सेशन हम लेकर के आए, जितनी भी प्रैक्टिस करवाएं, आप करके जाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 25 में आप 25 नंबर सही करके आएंगे। 25 में 25 क्वेश्चन आपका सही होगा। एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होने वाला है। तो जरूर आप लोग पूरे ध्यान से प्रश्न को देखें। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो बोली कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नवीन का विलोम शब्द क्या होगा? नवीन का विलोम शब्द क्या होगा? नया, पुरातन, प्राचीन या फिर नूतन? तो बात करें नवीन का जो विलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो नवीन का जो विलोम होता है ये प्राचीन होता है। क्या? तो प्राचीन हो जाएगा नवीन का विलोम, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? विशेषण का कौन सा भेद है इस वाक्य में? थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। तो अगर आपको आंसर पता है तो जरूर कमेंट करें, मैं जरूर आशा कर सकता हूं आंसर आपको जरूर पता होगा। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण है या फिर निश्चित संख्यावाचक विशेषण है? यहां पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा दूध गर्म कर, दूध को आप क्या कर सकते हैं? तो नाप तोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिया हुआ है, निश्चित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या? तो अनिश्चित परिमाणवाचक है। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? तो अनिश्चित परिमाणवाचक है। अगर आपसे पूछा जाए विशेषण कितने भेद होते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 4। कितने? तो 4। सर्वनाम की पूछा जाए तो 6 लगा देना, विशेषण की पूछा जाए तो 4 लगा देना, ध्यान रखिएगा। और संज्ञा के कितने प्रकार होते? तो संज्ञा की 5 लगा देना। अगर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए तो 3 और रचना के आधार पर तो 5। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निर्मल तेरा नीर अमृत के समान उत्तम है। इस वाक्य में जो है, इस पंक्ति में अलंकार आपको बताना है, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या फिर श्लेष अलंकार? तो बात करें निर्मल तेरा नीर अमृत के समान, समान मैंने बताया जब वाचक शब्द आपको मिल जाए, सा, क्या, सा सी सम, सा सी सम, सरिस, जैसा, ज्यों, तो आप वहां पर उपमा अलंकार लगा देंगे। उपमा का क्या अर्थ होता है? तो उपमा का जो मतलब होता है ये होता है तुलना करना। क्या? तो तुलना करना। तो यहां पर देखो आप, निर्मल तेरा नीर अमृत के समान उत्तम है, अमृत के समान उत्तम है, अमृत से तुलना की जा रही है, तो जिससे तुलना की जा रही है उससे उपमान, और जिसकी तुलना की जा रही है उपमेय, और वाचक शब्द समान दिया हुआ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या? तो उपमा अलंकार यहां पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बात कर ले यमक अलंकार की, तो आपको जहां पर 2 शब्द मिले और दोनों के अर्थ अलग अलग हों, 2 शब्द मिले और दोनों के अर्थ अलग अलग हों, जैसे कि कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिकाय, इसमें क्या है? कनक के जो अर्थ है ये दोनों जगह अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार की बात करें, जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए, भेद रहित आरोप किया जाए, वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। और बात करें श्लेष अलंकार की, तो श्लेष का मतलब होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना। तो श्लेष का जब आपको एक शब्द मिले और उसके कई अर्थ, जैसे रहमन पानी राखी बिन पानी सब सून, यहां पर पानी के कई अर्थ हैं। रहमन पानी राखी बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर्ण। तो यहां पर पानी का जो अर्थ है, कई अर्थ, 3 अर्थ दिया हुआ है, तो ध्यान रखना है श्लेष में एक शब्द होगा, उसके कई अर्थ होंगे। यमक में 2 शब्द आपको मिलेगा, उसके भी आपको अलग अलग अर्थ मिलेंगे। रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का जो भेद रहित आरोप अभेद आरोप किया जाएगा। उपमा अलंकार आपको तुलना किया जाएगा, इसका जो वाचक शब्द होगा सासी से सम, जैसा, ज्यों, सरिस, इस प्रकार के जब शब्द मिलेंगे आप वहां पर रूप जो है उपमा अलंकार लगा देंगे। तो उम्मीद कर सकते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में एक सा रहेगा? लड़की, विधि, सेवक। तो सेवक की बात करें या फिर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया हुआ है, 4th ऑप्शन। तो कौन सा शब्द एक वचन और वह वचन दोनों में एक सा रहेगा? तो अगर आप सेवक देखेंगे तो सेवक का जो एक वचन और वह वचन दोनों एक सा रहेगा, जबकि लड़कियां का अगर आप बहुवचन बनाएंगे तो लड़की का क्या हो जाएगा? तो लड़कियां हो जाएगा। क्या? तो लड़कियां हो जाएगा। लड़की का क्या हो जाएगा? तो लड़कियां हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और विधि का क्या हो जाएगा? तो विधियां हो जाएगा। क्या? तो विधि का जो हो जाएगा ये विधियां हो जाएगा। दोस्तों, हमने एक प्रश्न आपको जो है कमेंट बॉक्स से ले दिया है, वधु का आपको बहुवचन बताना है, तो वधु का बहुवचन कमेंट करके जरूर बताना। और लड़की का क्या हो जाएगा? तो लड़कियां हो जाएगा, सभी को पता है। नेक्स्ट, जमीन आसमान एक करना, मुहावरे का अर्थ बताइए। घोर प्रयत्न करना, व्यर्थ का कार्य करना, मतलब निकालना, पूरी तरह से नुकसान करना। कहते हैं वो लड़का आजकल जमीन आसमान एक कर दिया, यानी कि बहुत मेहनत कर रहा है। जैसे आप अपने एग्जाम के लिए जमीन आसमान एक कर रहे, पूरी रात दिन मेहनत कर रहे, तो क्या होगा? इसका घोर प्रयत्न करना। क्या? तो जमीन आसमान एक करना यानी कि घोर प्रयत्न करना हो जाएगा। नेक्स्ट, पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द को पहचानिए। पुल्लिंग में इसमें से कौन सा है जो पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है? उम्मीद, प्रतीक्षा, चमत्कार, इनमें से कोई नहीं। तो कहते हैं उम्मीद, उम्मीद लगाए बैठी हुई है, आपके इंतजार में वो कौन है? आप जानते होंगे, आपके इंतजार में वो उम्मीद लगाकर बैठी है कि वो एग्जाम पास करेंगे, सरकारी नौकरी लगेगी, फिर हमसे मिल लेंगे। क्या? कौन लगा कर बैठी है? आप जानते होंगे, उम्मीद लगा करके बैठी है, प्रतीक्षा कर रही है, चमत्कार हो गया। आप अच्छा, अच्छी, रहा है, रही ही लगा करके देख सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या हो जाएगा? चमत्कार हो गया। क्या? तो चमत्कार हो गया। प्रतीक्षा की जा रही है, उम्मीद की जा रही है, तो यहां पर पुल्लिंग जो हो जाएगा यह चमत्कार हो जाएगा। बाकी उम्मीद और ये जो बात करें पुल्लिंग चमत्कार और उम्मीद की बात करें तो स्त्रीलिंग, और प्रतीक्षा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, दम में दम आना का अर्थ बताइए। शांति मिलना, आश्चर्यचकित होना, सांस लेने में दिक्कत होना, इनमें से कोई नहीं। तो कहते हैं दम में दम आना यानी कि शांति मिल जाना। दम में दम आना, आप किसी काम में बहुत मेहनत कर रहे, आपको सफलता मिल जाती है, फिर आपको क्या होगा? दम में दम आना, शांति मिल जाएगी आपको। क्या हो जाएगा? तो आपको शांति मिल जाएगी, यानी कि दम में दम आने का जो अर्थ हो जाएगा क्या? तो शांति मिलना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? निर्जीव, मूर्ख, अत्यधिक सरल या फिर अड़िग। यहां पर काठ का उल्लू देख करके निर्जीव मत लगा देना, ध्यान रखना है। काठ का उल्लू देख करके निर्जीव मत लगा देना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या? तो काठ का उल्लू का अर्थ जो होता है ये मूर्ख होता है। क्या? क्या होता है? तो मूर्ख होता है। काठ का उल्लू का अर्थ क्या हो जाएगा? तो मूर्ख हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से योग रूढ़ शब्द बताइए। मनोज, अनुरूप, अभाव या फिर या सभी। तो रूढ़ शब्द होते और यौगिक होते और क्या होते? रूढ़ शब्द जो है योग रूढ़ होते। तो मैंने आपको बताया योग रूढ़ जो होते ये जितने भी बहुवीर समास के उदाहरण है, जो भी बहुवीर समास के उदाहरण है जहां पर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा किया जाए, वहां वो सभी जो शब्द होते हैं वो योग रूढ़ होते हैं। तो यहाँ पर मनोज, मनोज क्या है? तो मनोज में बहुवीर समास है। मनोज का जो अर्थ और होता है, किसे बोलते हैं? तो कामदेव को बोलते हैं। किसे? तो कामदेव को भी मनोज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द मनोज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, ऐसे शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, क्या कहलाते हैं? तत्सम, तद्भव, विदेशी या फिर देशज। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आ गए, जो हिंदी में आ गए तो उन्हें क्या कहते? तद्भव शब्द कहते। क्या? तो तद्भव शब्द कहते। तत्सम शब्द की बात कर लें, जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। विदेशी, जो विदेशी भाषा के शब्द है, फारसी, अरबी, ऐसे जो शब्द है, फारसी हो गया, अरबी हो गया, ये शब्द क्या है? तो ये विदेशी है। देश शब्द की बात करें तो जिनकी उत्पत्ति के पता ना हो, जो आपके कह सकते हैं जो आपकी क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय बोली में बोला जाता है, जैसे
डोंगा, लोटा, खिचड़ी, खिड़की, फुनगी, तेंदुआ, लोटा, ये सब जो शब्द हैं ये देशज शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें सदैव की, तो सदैव में संधि कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि। आपसे पूछा जाए स्वर संधि में कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि के 5 पार्ट होते, कितने? तो स्वर संधि में 5 होते। तो स्वर संधि में वृद्धि संधि, मैंने आपको बताया जहां पर भी अय का मात्रा मिल जाए, क्या डबल अय मिल जाए, आप लोग लगा देना और वृद्धि संधि आपका हो जाएगा। और जब दीर्घ आ का मिल जाए, दीर्घ ई मिल जाए, तो वहां पर दीर्घ संधि लगा देना। और सिंगल मिल जाए ए केवल, तो क्या लगाना है? वहां पर गुण संधि लगाना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? राहुल ने केला खाया, गाड़ी चलती है, श्याम फिल्म देख रहा है, एक से अधिक। तो मैंने आपको बताया सकर्मक जहां पर आपको कर्म मिल जाए, क्या कर्म मिले। तो राहुल ने केला खाया, राहुल ने क्या खाया? तो राहुल ने केला खाया, आपको कर्म मिल गया। गाड़ी चलती है, गाड़ी चलती है, तो यहां पर जो है श्याम फिल्म देख रहा है, तो यहां पर फिल्म आपको मिल जाएगा, क्या सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो यहां पर क्या देख रहा? तो फिल्म देख रहा, तो इसलिए यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। जिसने भी फोर्थ ऑप्शन का चयन किया सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो एक से अधिक इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पर सर्ग में उपसर्ग कौन सा है? पर, प्रा, पा या फिर सा। तो पर सर्ग में पर उपसर्ग लगा हुआ, क्या? तो पर उपसर्ग लगा हुआ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अयोगवाह वर्ण बताइए। आह, अंक, आह, ई या फिर ए। तो मैंने आपको बताया स्वर अगर बात करें वर्णमाला में स्वर कितने होते? तो 11 स्वर, कितने? 11 स्वर। और व्यंजन की बात कर लें तो 33 व्यंजन। और विसर्ग की बात करें जिससे आप अयोगवाह बोलते तो 2 होते। कौन कौन से? अयोगवाह कह सकते या विसर्ग कह सकते, ये 2 होते। पूछा जाए कौन? तो अंक और आ, तो अंक दिया हुआ है इसलिए ये हो जाएगा राइट आंसर। बात कर लें अंत्यस्थ कितने होते पूछा जाता, तो अंत्यस्थ 4 होते। कौन कौन से? तो यार अलावा। ऊष्म व्यंजन पूछा जाए तो तीनों सा होते और हा होते, ऊष्म व्यंजन होते, ध्यान रखिएगा। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो छात्रा, ज्ञा और श्रा होते। तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। प्रश्न बनेगा इस प्रकार आपके एग्जाम में, तो सही करना होगा। दोस्तों 25 प्रश्न हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 25 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। कम से कम आपके 20 प्रश्न जरूर सही होने चाहिए, ध्यान रखना। तो कमेंट करें और बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए। और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक करके ही जाना, बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएं, वहां पर सर्च कर लें फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।